वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं हेरा अंसारी और आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर हर खबर पर हेरा की नज़र। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जो कि आप लोग लेके अपने जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप, और सेकंड नाम हम इसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप के नाम से भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आज सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कीम है वो है बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप, इसको हम लोग मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते हैं, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है। ये बॉयज़ इसको नहीं भर सकते हैं। बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, वो स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ हम लोग बताते हैं तो स्टूडेंट उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि उसकी लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आपको बता रही हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है इसकी फॉर्म निकल चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कभी भी जाके स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं ये मैं आगे बताने वाली हूँ। और इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, अभी पूरा 1.5 मंथ का आपके पास टाइम है, पूरे 1.5 महीने का। 15 दिसंबर, देख लीजिए फ्रेंड्स, 15 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो जिसको भी है, आप लोग दिसंबर स्टार्ट होने से पहले अपने फॉर्म को क्लियर करके रख लीजिए। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। फर्स्ट, द स्कीम ऑफ बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप इज़ अ नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट। ये नेशनल स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए और मेरिटोरियस गर्ल्स। फिर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब कौन, और मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि ये जो स्कॉलरशिप है इसको मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप भी बोलते हैं फॉर माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए। अब हु लॉन्च दिस, किसने इस स्कॉलरशिप को लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप को लेट अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ हेल्ड ऑन, ये 3 मई 2003 को विज्ञान भवन में इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं इस स्कॉलरशिप की। ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोमोट एंड असिस्ट गर्ल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द नेशनल माइनॉरिटीज who cannot continue their education due to the lack of financial support। वो स्टूडेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो गर्ल्स स्टूडेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बुद्धिज़्म हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये सारे कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में आते हैं। तो जो अपने एजुकेशन को लैक ऑफ फाइनेंशियल की वजह से, लैक ऑफ मनी की वजह से अपने एजुकेशन को क्वाइट कर देती हैं। तो आप लोग अपने एजुकेशन को क्वाइट ना करिए, बल्कि स्कॉलरशिप की हेल्प लेकर आप लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिए। अब हम लोग सेकेंड थर्ड बात करेंगे स्कोप। इस स्कॉलरशिप का स्कोप क्या है।
Then scholarship will be admissible for expenditure on payment of school and college fees. अब किसके लिए ये, तो सबसे पहले ये आपकी जो स्कूल और कॉलेज की फ़ीस है वो आप लोग इस स्कॉलरशिप के थ्रू पे कर सकते हैं, इसलिए ये दी जा रही है। परचेस ऑफ सिलेबस बुक्स, बुक्स को खरीदने के लिए, स्टेशनरी इक्विपमेंट जैसे पेन पेंसिल, बोर्डिंग पेमेंट, लॉजिंग चार्जेस, या सब मतलब आप लोगों को जितना भी एजुकेशनल चार्जेस रहता है आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग नेम अनाउंस ऑफ स्कीम, अब स्कीम का अनाउंसमेंट देखते हैं। द स्कीम विल बी अनाउंस्ड बाय द कंसर्न स्टेट यूनियन टेरिटरी administration will in time by giving advertisement in the leading language newspaper and local dailies vernacular by using other suitable publicity media। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ अप्लाइंग। अब आप लोग कैसे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसे बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाइंग, सबसे पहले ये कि इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इसे ऑनलाइन ही फिल करना है, इसमें ऑफलाइन का कोई सवाल ही नहीं है। Then second, the scheme is implemented through the National Scholarship Portal (NSP). नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप लोगों को ये फिल करना रहेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग ऑन द वेबसाइट, या फिर आप सीधे जाके इस वेबसाइट पे देख लीजिए फ्रेंड्स। ये अगर आप, मैं ये वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू जा सकते हैं। www.scholarship.government.in इस पे जाइएगा, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप या फिर बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप पर क्लिक करिएगा और अपने फॉर्म को फिल करके आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, कितना अमाउंट चाहिए आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए, कितना दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो 4 क्लास को दी जा रही है, एक 9th और 10th के स्टूडेंट को, और दूसरा दिया जा रहा है 11 एंड 12 को स्टूडेंट को। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोगों को दिख रहा है 5000 रुपीज़, मतलब कि आप लोग एक बार भरेंगे तो आप लोगों को 5000 रुपये आ जाएगा 9th और 10th स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट जो कि 9 और 10 क्लास में हैं, तो आप लोग ये स्कॉलरशिप फिल करके आप लोगों को ये बार बार नहीं आती, एक ही बार में 5 या 6 बार आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये स्कॉलरशिप जब मैं 11 और 12 में थी तो मैंने ये स्कॉलरशिप भरा था, मुझे 6000 रुपीज़ आए थे। तो 5000 रुपीज़ 9 और 10 वालों के लिए है और 6000 रुपीज़ 11 और 12 वालों के लिए। काफ़ी अच्छा है, आप लोगों के बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, और फ़ी भी भरने के लिए अच्छा रहता है। तो ये अगर आप लोग भरते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे पहले ही मैंने बोला था कि ये किसी किसी स्कॉलरशिप मुस्लिम को क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पैरिस, इन सभी जो माइनॉरिटी के उसमें आते हैं उन सभी लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर वो लोग किस प्रोसेस पे ये स्कॉलरशिप आप लोगों को देंगे। Then, the selection of eligible student is based on percentage of marks obtained by the candidate in the qualifying exam and parents' guardian annual income। ये क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का, आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है, जो कि फ्रेंड्स 2 लाख के ऊपर नहीं रहना चाहिए, 2 लाख के ऊपर एनुअल इनकम नहीं रहना चाहिए, और आप लोगों के प्रीवियस परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 9th में स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आप लोगों को 8 के मार्कशीट देखेंगे, तो उसमें 50 या 60% के ऊपर ही परसेंटेज होना चाहिए, अच्छे परसेंटेज, ज़्यादा तो ये 70 अबव वाले को ही मिलता है। तो जिनके अच्छे परसेंटेज आए हैं प्रीवियस में, ये 12th में भर रहे हैं तो 11th के लिए, 11 में भर रहे हैं तो 10 स्टैंडर्ड के लिए, तो उनके इस बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, एंड देन सेकंड पेरेंट्स और गार्जियन की एनुअल इनकम के बेसिस पे आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं अर्निंग फॉर बैलेंस कोटा। अर्निंग फॉर बैलेंस कोटा,
Our total scholarship is state will be allocated fixed number of scholarship quota basic of the population। इन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जिस स्टेट की पॉपुलेशन है वो नंबर ऑफ कोटा फिक्स कर दिए कि हाँ, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इन्हें 500 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है, तो वो उसमें रखेंगे कि जो भी रैंकिंग कैटेगरी में आता है वो स्टूडेंट, या फिर परसेंटेज के जिनका जिनका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि आखिर आप लोगों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए द ओनली गर्ल्स स्टूडेंट बिलोंग टू द, मतलब वो गर्ल्स स्टूडेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करती है, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज आर एलिजिबल। यही स्टूडेंट आप लोग ही ये इस स्कॉलरशिप को फिल करिए। देन स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू माइनॉरिटीज गर्ल्स स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन द 9 to 12। मैंने पहले ही बोला था वो स्टूडेंट जो 9 से लेकर 12 तक के परसेंटेज क्लास में आते हैं वही वो फिल कर सकते हैं। देन 50% भी, ये भी मैंने बोला था कि जिनके मार्क्स 50 to 60% हो वो फिल कर सकते हैं, 50 से कम वाले नहीं फिल कर सकते हैं। ये भी मैंने बोला था कि प्रीवियस क्लास क्वालिफाइंग मार्क्स को एग्रीगेट करके आप लोगों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, annual income of student parents guardian from all source does not exceed 2 lakh। फ्रेंड्स, ये मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख रुपए पर ईयर पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इनकम जो कि इनकम सर्टिफिकेट भी इशूड हो। जी फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट में आपके पेरेंट्स की इनकम लिखी रहती है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। फिर अब ये क्या बोलते हैं, आ सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैज़ अटेंड द 18 years of the age। फॉर अदर्स कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स बाय पेरेंट्स और गार्जियन इज रिक्वायर्ड। वो स्टूडेंट जो कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनके जैसे 10 के भी मार्कशीट रहते हैं, अगर आप 18 ईयर से कंप्लीट है 10 या 12 के, तो आप लोगों को वो लगाना रहेगा। नहीं तो फिर आप लोगों को अपने पेरेंट्स और गार्जियन का जो भी जो कि 18 से कम है उनको सर्टिफिकेट लगाना, कम्युनिटी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय पेरेंट्स और गार्जियन की ज़रूरत रहेगी। इसको एज अ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं if a student violates school or disciplines any other terms of condition of the scholarship may be suspended। अगर जिस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए कोई भी मतलब वो स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करता है या फिर कोई ऐसा हो गया तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो सस्पेंड हो सकता है। फिर क्या बोलते, इफ़ अ स्टूडेंट फाउंड टू बी ऑब्टेन द स्कॉलरशिप बाय द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट गलत दी है, कुछ भी आपने फेक आईडीज इंटर की है, तो फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है वो भी सस्पेंड वे लोग कर सकते हैं बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देन the student obtaining benefits under this scheme shall not be allowed to avail the benefits under any other schemes of this purpose। फिर ये क्या बोलते हैं, student shall be eligible only for only one scholarship out for the available scholarship of central government mean for SC ST OBC minorities। मीन्स ये सब जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए और अलग अलग जो स्कॉलरशिप निकलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, ये बोल रहे हैं। फिर देन स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन टू मोर देन 2 स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ द सेम क्लास। फिर ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोग एक ही फैमिली के हैं और एक ही फैमिली में 3 बेटियां हैं, तीनों में 9 से लेकर 12 तक के पढ़ती हैं, तो उसमें से जो 2 स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ ओनली 2 गर्ल्स स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, तीसरे बच्चे को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी ही रखा है कि एक फैमिली में ओनली 2 गर्ल्स स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलेगा।
फिर नो स्कॉलरशिप शॉल बी गिवन फॉर स्टडीज अप्रोच फॉर एनी कोर्स। अगर आप लोग फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप ओनली इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है। फिर देयर आर नो फीस चार्ज फॉर आइदर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर देन स्टूडेंट्स हैव entered Aadhaar their online application correctly, Aadhaar seeded any of their bank account. In such case of amount of scholarship will be credited to Aadhaar seeded bank account only through the student has mentioned any other non seeded bank account in online application। मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट आपको आधार जो लिंक रहता है बैंक अकाउंट से वो भी नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट के रहना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का स्कॉलरशिप डिक्लाइन हो सकता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे चलिए देखते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट देयर बैंक ब्रांच। आप लोग जब अपना अकाउंट नंबर इंटर करेंगे अकाउंट, तो आप लोगों को अपने बैंक ब्रांच को सिलेक्ट करना रहेगा। फिर उसके बाद देयर आफ्टर द कंप्लीट द अकाउंट नंबर, आप लोग को अकाउंट नंबर कंप्लीट इंटर करना रहेगा। IFSC कोड फिर फिल करना रहेगा। फिर इफ बैंक डिटेल्स इंटर बाय द स्टूडेंट आर फाउंड द इनकरेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो भी बैंक का अकाउंट इंटर किया है वो इनकरेक्ट हुआ और नॉट वैलिड दिया तो स्टूडेंट बैंक स्कॉलरशिप विल बी कैंसल। तो जो भी आपके बैंक में जो स्कॉलरशिप आने वाली है वो कैंसिल हो सकती है। अमाउंट विल बी नॉट बी ट्रांसफर इवन थ्रू द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड फॉर द स्कॉलरशिप। जो भी अगर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है, बैंक अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो फ्रेंड्स वही बैंक अकाउंट डालना जो कि एकदम सही हो, या फिर जाके बैंक में अपने अकाउंट को पूरी तरीके से सही करा लें। फिर बैंक अकाउंट मस्ट होल्डर्स चेक द नो योर कस्टमर KYC। आप लोगों को अपना KYC भी जरूर के नो योर कस्टमर KYC भी करना रहेगा। स्टेटस फ्रॉम द बैंक इफ रिक्वायर्ड द KYC मस्ट डन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। अगर आप लोगों का KYC रहता है तो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अमाउंट भी होता है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट मस्ट बी ऑपरेशनल एक्टिव टिल द स्कॉलरशिप इज डिसबर्स्ड। मीन्स आपका जो स्कॉलरशिप अकाउंट है वो भी एक्टिव होना चाहिए। देन बैंक ये नहीं है कि आप 4 साल पहले अकाउंट ओपन करा लिए फिर वो बंद है, आप लोगों ने बैंक गए ही नहीं, KYC कराया ही नहीं, आधार लिंक कराया ही नहीं, तो वो अकाउंट ऑब्वियसली बंद हो जाता है, तो आपको स्कॉलरशिप का पे असर पड़ सकता है। देन बैंक अकाउंट मस्ट बी प्रीफरेबली इफ एनी शेड्यूल बैंक इज कोर बैंकिंग फैसिलिटी एंड प्रॉपर IFSC कोड। आप लोगों को अपने IFS कोड को भी अच्छे से इंटर करना रहेगा। फिर देन बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ आइदर द स्टूडेंट और जॉइंट अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट विल आइदर मदर और फादर लीगल गार्जियन ओनली। अब यहाँ पे बात करते हैं जॉइंट अकाउंट के लिए, तो वही स्टूडेंट जॉइंट अकाउंट डाल सकते हैं जिनके पेरेंट्स मतलब मदर या फिर फादर लीगली गार्जियन है, ओनली सिर्फ ओनली लीगली गार्जियन का मतलब आप लोगों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का। देन रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप, जी हाँ, अब आप लोग जो भी न्यू कॉमर्स हैं तो आप लोगों को समझेगा नहीं कि रिन्यूअल स्कॉलरशिप क्या होता है।
तो फ्रेंड्स वो जो कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग लॉगिन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 11th में स्कॉलरशिप फिल किया है और आप लोगों को 11th में आप लोगों को 12th में भी भरना है, तो आप लोगों उसके लिए न्यू लॉगिन नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को रिन्यूअल स्कॉलरशिप पर क्लिक करना रहेगा। फिर नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द स्कॉलरशिप विल बी scholarship will be entertained since the application are open for all class 9 to 12. The beneficiary will have applied for afresh for each class। इसका ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हर एक क्लास के लिए आप लोगों को अपना अपना हर साल न्यू स्कॉलरशिप फिल करना रहेगा 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। फिर देन मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। अब ये मोड क्या है, क्या रास्ता है अमाउंट स्कॉलरशिप ट्रांसफर का। देन amount of scholarship will be credited to the beneficiary a bank account directly under the direct benefit ट्रांसफ़र DBT। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को DBT मोड के थ्रू स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट ऑलरेडी गेटिंग द स्कॉलरशिप। अब देखते हैं ये क्या है, स्टूडेंट ऑलरेडी गेटिंग स्कॉलरशिप। स्टूडेंट गेटिंग द स्कॉलरशिप अंडर द एनी स्कॉलरशिप स्कीम बीइंग द इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शॉल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द स्कॉलरशिप अंडर दिस स्कीम। अगर आप लोगों ने जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, अगर उनमें से आप लोगों ने किसी भी स्कॉलरशिप को फिल किया है, जैसे आप लोगों की स्कॉलरशिप फिल किया है और वो सही है, वो आएगी, तो फ्रेंड्स आप लोग ये स्कॉलरशिप ना भरें, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप डिक्लाइन हो जाएगी। देन कैंसलेशन ऑफ स्कॉलरशिप। अब किस मोड पे स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। देखते हैं किस मोड पर स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। देन स्कॉलरशिप शॉल बी डीमेड डिसकंटिन्यूड विथ एनी गैप ऑफ एकेडमिक सेशन। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के एकेडमिक सेशन में गैप होता है कोई भी रीज़न से, तो वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। मीन्स आप लोगों ने 9th पढ़ा 10 नहीं पढ़ा, तो फिर वो स्कॉलरशिप आप लोगों को नहीं मिलेगी। Then, no claim for fresh/renewal for the scholarship will be entertained from those applicants who have failed to submit their application in their prescribed time। और वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है, जैसे कि इन्होंने लास्ट डेट दिया है 15 दिसंबर। हाँ, अब 15 दिसंबर के बाद आप लोगों ने फिर से फॉर्म दे रहे हैं अपने फॉर्म को, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन फॉर्म को बाद में आप लोग सबमिट डॉक्यूमेंट्स कर दें, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न, तो वो स्कॉलरशिप मानी नहीं जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। Then, if student is found to be have obtained scholarship by the false statement certificate, scholarship will be कैंसल्ड। हाँ, और ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के मतलब आप लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो कैंसल हो सकती है और हो भी जाएगी बाय द कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटमेंट ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन। अब चेंज इन रूल्स। अब ये क्या हो, देखें चेंजिंग रूल। ऑल रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। इसमें जो कुछ रूल्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी चेंजिंग हो लास्ट डेट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो मैं उसकी अपडेट आप मेरे चैनल पर तुरंत आ जाएगी। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते करते आप लोगों को बेल आइकन को भी क्लिक करना रहेगा, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स जैसे ही स्कॉलरशिप ही नहीं, बल्कि मैं न्यूज़ अपडेट, एग्जामिनेशन अपडेट
जॉब का अपडेट, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लाती रहती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, जो कि 9 से लेकर 12 क्लास में है, गर्ल्स स्टूडेंट, तो आप लोग उनको या उनके पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें फ्रेंड्स। इससे अगर आप लोग एक मदद कर हेल्प करते हैं, तो ये मतलब खुद के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, और मुझसे जुड़े रहें, एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट।